हेलो स्टूडेंट, पिछले पीरियड में हमने प्रकाशिक अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया को विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। अब हम देखेंगे कि प्रकाशिक और अप्रकाशिक अभिक्रिया में प्रमुख अंतर क्या होते हैं। प्रकाशिक में पहला, इसमें सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। जबकि अप्रकाशिक में सूर्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाशिक अभिक्रिया में यह जो क्रिया है हरित लवक के ग्रेना भाग में संपन्न होती है, जबकि अप्रकाशिक अभिक्रिया में यह क्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में संपन्न होती है। प्रकाशिक अभिक्रिया में सूर्य प्रकाश का अवशोषण होता है। प्रकाशिक अभिक्रिया में सूर्य प्रकाश का अवशोषण होता है, जबकि अप्रकाशीय अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण क्रिया होती है। इस क्रिया में जल का विघटन होकर ये हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के अणु प्रदान करते हैं। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण क्रिया से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। तो ये प्रमुख अंतर जो है प्रकाशिक अभिक्रिया तथा अप्रकाशिक अभिक्रिया में पाई जाती है। अब हम देखेंगे, आपको पहले पीरियड में हमने बताया था कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया को संपन्न होने के लिए 4 कच्चे पदार्थ की आवश्यकता होती है, जिसमें
पहला है जल, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है सूर्य प्रकाश और चौथा है हरित लवक या क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हरे पौधे वायुमंडल को ऑक्सीजन गैस प्रदान करते हैं। ये हम प्रयोग के आधार पर किस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं, इसके लिए कांच के ही बने हुए एक बीकर लेते हैं। इस बीकर में हम पानी डालते हैं और इस पानी में डूबी हुई जलीय पौधा को रख देते हैं। सवाल ये है कि जलीय पौधा जब हम तालाब से एकत्रित करते हैं तब हमें सावधानी ये रखना होता है कि जिस पात्र में जलीय पौधों को हम लेना चाहते हैं उस पात्र को पानी में, तालाब के पानी में डुबो देते हैं। डुबोने के पश्चात पानी के अंदर उस जलीय पौधों को तोड़ करके उस पात्र में रख लेते हैं। जब हम इसको प्रयोगशाला में प्रयोग करने के लिए लाते हैं तब इस पौधे की जो टहनी है इसको पानी के अंदर रखकर हम इसको ब्लेड से कटिंग करते हैं, काटते हैं। काटते समय हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि इसको हम इस प्रकार से तिरछा काट देते हैं। सीधा काटने से और तिरछा काटने से क्या अंतर होता है? देखिए, सीधा काटने से इस तने का जो क्षेत्रफल है वो कम होता है, तिरछा काटने से क्षेत्रफल की मात्रा इसमें बढ़ जाती है। तो ये पौधा विशेषकर हाइड्रिला इस जलीय पौधा का नाम है। इस पौधों को हम इस बीकर में लेते हैं और तालाब का पानी भी इसमें डाल देते हैं। अब इस जलीय पौधों को कांच के ही बने हुए किप या जिसे आप कहते हो चाड़ी, इससे ढक देते हैं। एक परखनली में, कांच की परखनली में पूरा पानी भर लेते हैं। पानी भरने के पश्चात परखनली के मुख पर अंगूठा रख करके इस सक्रिय नली के ऊपर परखनली को उलट देते हैं। उलट देने से परखनली के आधा हिस्से तक पानी केशिका नली के सिद्धांत से चढ़ जाता है। इस प्रकार ये पानी का दो तल हो गया, एक बीकर का पानी का तल और एक परखनली के अंदर का पानी का तल। अब इस पानी में हम एक रासायनिक पदार्थ NaHCO3, इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट अर्थात इसको हम सरल हिंदी में मीठा सोडा भी कहते हैं, कार्बन और खाने का सोडा भी कहते हैं। इसको हम पानी में घोल देते हैं। प्रश्न ये उठता है कि बीकर के पानी में सोडियम बाइकार्बोनेट घोलने की आवश्यकता क्यों होती है?
वैसे तो जल में कार्बन डाइऑक्साइड घुले होते हैं, लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट इस पानी में मिलाने पर पानी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की दर में तेजी आने लगती है। अब इस उपकरण को हम धूप में रख देते हैं। कुछ एक आध घंटे के पश्चात हम ये देखते हैं कि इस परख नली से, यहाँ से हाइड्रेलिया के पौधे के टहनी से इस प्रकार वायु के बुलबुले ऊपर जाते हैं और ऊपर जाकर के ये फट जाते हैं। अर्थात इस बुलबुले के अंदर जो गैस होती है, ये गैस परख नली के अंतिम सिरे पर एकत्रित होते चले जाते हैं। इस प्रकार धीरे जैसे जैसे प्रकाश संश्लेषण क्रिया की दर बढ़ती चली जाती है, वायु की बुलबुलों की संख्या भी बढ़ती चली जाती है और धीरे धीरे हम ये देखते हैं कि परख नली के अंदर जो पानी का तल है वो धीरे धीरे नीचे आती चली जाती है और खाली स्थान में गैसीय पदार्थ का जमाव हो जाता है। इस परख नली के अंतिम सिरे पर जो गैस प्राप्त होते हैं वो गैस होता है ऑक्सीजन। अब इस परख नली में ऑक्सीजन गैस है, इसका परीक्षण हम किस प्रकार से करेंगे? बीकर के अंदर धीरे से इस परख नली को निकालते हैं। पानी का तल जैसे समाप्त हुआ, इस परख नली के मुख पर अंगूठा रख देते हैं और परख नली को सीधा कर देते हैं। सीधा करने से परख नली के निचले हिस्से पर पानी रहता है और ऊपरी हिस्से पर गैसीय पदार्थ होते हैं। अब इस परख नली में देखिए, ये नीचे पानी है और ये आपने अंगूठा रख दिया। अब जलती हुई माचिस की तीली जब हम इस परख नली के पास ले आते हैं और अंगूठा को थोड़ा सा सरका करके एक सुराग बना देते हैं, तो परख नली से ये गैस निकलने लगती है। तो इस ज्वाला में पहले माचिस की तीली की ज्वाला की जो लंबाई थी, ऑक्सीजन गैस मिलने पर इसकी ज्वाला की लंबाई जस्ट दोगुनी हो जाती है। आपको मालूम है कि ऑक्सीजन गैस कोई भी पदार्थ को जलाने में सहायक होते हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस वायुमंडल को प्रदान करते रहते हैं। इसके पश्चात हम ये देखें कि दूसरा जो कच्चा पदार्थ होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, वो है सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। कृत्रिम प्रकाश में यह क्रिया संपन्न होना असंभव है, क्योंकि कृत्रिम प्रकाश में सूर्य प्रकाश की किरणों की भांति ना तो इसमें दृश्य प्रकाश होती है, ना इसमें अवरक्त किरणें होते हैं। तो अब हम देखेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य प्रकाश की आवश्यकता, सूर्य प्रकाश की आवश्यकता। इसके लिए हम गमले के एक गमले में जिसमें पौधा लगा हुआ है, पौधे की पत्ती की ऊपरी सतह तथा निचली सतह पर दो मोटे कागज के गत्ते बीच में पत्ती रख करके इसको बांध देते हैं और बांधने के पश्चात इस गमले को सूर्य प्रकाश में कुछ घंटों के लिए रख देते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया होने के लिए। 4-5 घंटे के पश्चात जब इस पत्ती को तोड़कर हम फिर से जैसे पहले के प्रयोग में आपको बताया था कि बीकर में जल लेकर इसमें नीचे से ऊष्मा प्रदान स्प्रिट लैंप के माध्यम से करते हैं, इसमें एक
परखनली होती है। परखनली के अंदर इस पत्ते को रख करके इसमें अल्कोहल परखनली में डाल करके इसको बीकर को हम गर्म करते हैं। तो गर्म करने से फिर से वही क्रिया होती है कि अल्कोहल शुरू में जब हम डालते हैं तो ये रंगहीन होता है। जैसे जैसे ऊष्मा इनको मिलती चली जाती है, पत्ती में उपस्थित जो पर्णहरिम है, जो हरे होते हैं, वो पत्ती से निकल कर अलग हो करके इसमें अल्कोहल में आकर के घुलते चले जाते हैं, जिससे अल्कोहल धीरे धीरे हरा होने लगता है इसका रंग। तो ये क्रिया जैसे हरा हो जाते हैं तो इस हरा विलैन को हम दूसरे पात्र में डाल करके परखनली में फिर से अल्कोहल लेकर के फिर पत्ती को हम गर्म करते हैं, उबालते हैं। यह क्रिया बार बार करते रहने से एक स्थिति ऐसी आती है कि पत्ती की सतह पर जितने भी पर्णहरेम थे, क्लोरोफिल थे, वो सारे पत्ती से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। अलग हो जाने के पश्चात इस पत्ती को परखनली से बाहर निकाल करके हम इसको कई बार पानी से धोते हैं ताकि पत्ती की सतह पर किसी किस्म का अल्कोहल के अणु उसमें शेष बचा ना रहे। धोने के पश्चात इसको हम एक पेट्री डिश में लेते हैं। पेट्री डिश में इस पत्ती को फैला करके इसमें 2 या 3 बूंद आयोडीन का विलैन डाल देते हैं। आयोडीन का विलैन डालने पर ये कुछ समय पश्चात हम ये देखते हैं कि पत्ती के किनारे में नीले काले रंग के इस प्रकार से धब्बा हमें प्राप्त होता है। इसका मतलब ये है कि जहां जहां नीले या काले रंग के धब्बे हमें प्राप्त हो रहे हैं, यहाँ प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हुआ। पत्ती के बीच में जहाँ हम कागज के गत्ते से पत्ती की सतह को ढक दिए थे, तो वहाँ किसी प्रकार आयोडीन विलयन से कोई भी क्रिया नहीं होती है। अर्थात इस भाग में सूर्य प्रकाश के अभाव के कारण इस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाई, जिसके कारण यहाँ कार्बोहाइड्रेट का निर्माण नहीं हो पाया। तो इस प्रयोग से ये सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य प्रकाश का उपस्थिति होना नितांत आवश्यक है। कह रहे बच्चों, अभी हम ये देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर। ये कारक जो होते हैं मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला बाह्य कारक, दूसरा आंतरिक कारक। बाह्य कारक जो होते हैं ये पौधे के शरीर के बाहर के होते हैं,
और ये कारक प्रकाश संश्लेषण क्रिया को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते रहते हैं। इसमें सबसे पहला जो कारक होता है ये होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड पहला कारक, पहला कारक हम लेते हैं सूर्य प्रकाश, दूसरा कारक कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा कारक जल, तीसरा कारक इसमें जल, और चौथा तापक्रम, पांचवा ऑक्सीजन। ये 5 कारक जो पौधे के शरीर के बाहर होते हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करते हैं। आंतरिक कारक में पहला है हरित लवक, दूसरा पत्ती की संरचना, तीसरा जीव द्रव्य कारक। इसमें सबसे पहले हम देखें बाह्य कारक में प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण क्रिया की दर जो होती है सूर्य प्रकाश के दृश्य प्रकाश में उपस्थित जो लाल रंग होते हैं, लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे ज्यादा होती है, और दृश्य प्रकाश में ही उपस्थित जो हरे रंग होते हैं, हरे रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की दर सबसे कम होती है। आपके मन में ऐसा प्रश्न उठ रहा होगा कि ऐसा क्यों होता है कि पत्ती की सतह के द्वारा जब दृश्य प्रकाश में उपस्थित लाल रंग इस पर पड़ती है तो लाल रंग क्लोरोफिल या पर्णहरिम के लिए अच्छा अवशोषक होता है। अच्छा अवशोषक होने से ज्यादा मात्रा में पत्ती की कोशिकाओं को प्रकाश ऊर्जा प्राप्त होती है, अर्थात प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होते हैं, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की दर इसमें बढ़ जाती है। जबकि हरा रंग जो है दृश्य प्रकाश में उपस्थित, आपको मालूम है कि पर्णहरिम का जो रंग है वो हरा होता है, तो हरा रंग और पर्णहरिम का हरा रंग जो है ये आपस में क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित करने से कम मात्रा में रासायनिक प्रकाश ऊर्जा जो है पत्ती की सतह पर पड़ती है, जिसके कारण कम मात्रा में रासायनिक ऊर्जा का निर्माण होता है। इस कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का जो दर है सबसे कम हरे रंग के प्रकाश में उपस्थित होते हैं। प्रकाश की किरणें हरे पौधे की पत्ती पर जैसे जैसे इसकी तीव्रता बढ़ती चली जाती है तो प्रकाश किरणें की दर जो है ये बढ़ता चला जाता है। लेकिन सूर्य प्रकाश की तीव्रता यदि बहुत अधिक हो जाए, जैसे गर्मी के दिनों में मई माह में दोपहर में इसकी तीव्रता बहुत अधिक होती है, तो बहुत अधिक की स्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या हो जाता है, रुक जाता है। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की वायुमंडल में प्रतिशत मात्रा होती है 0.03% से लेकर के 0.04%।
इसी के कारण इस प्रतिशत में थोड़ा सा कम ज़्यादा होने से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की दर भी घटती बढ़ती चली जाती है। लेकिन वातावरण में यदि कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा 0.04 से बढ़ जाती है, अधिक हो जाती है, या दूसरे शब्द में हम कहें कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता अधिक हो जाती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में धीमी गति प्राप्त हो जाती है। अर्थात अधिक सांद्रता में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया धीमी पड़ने लगती है। इसके पश्चात हम देखें तापक्रम, टेम्परेचर। ऐसा माना जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का दर वायुमंडल में उपस्थित तापक्रम 25 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक उत्तम प्रकृति का प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। यदि तापक्रम इससे बढ़ जाए तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रभाव उत्पन्न होती है, संश्लेषण की क्रिया कम होने लगती है, और 25 डिग्री से तापक्रम यदि कम है तो भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर व्यवधान उत्पन्न होता है। इसके पश्चात हम देखें पानी। आपको मालूम है कि ये जो भूमिगत जल को पौधे जड़ के माध्यम से, तने के माध्यम से होकर के पत्ती की कोशिकाओं में ले जाते हैं, तो ये पानी के अणु जो है पत्ती की कोशिकाओं में टूटकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अणु में क्या करते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। हाइड्रोजन जो होते हैं एक अपचायक पदार्थ होता है। इसकी मात्रा पत्ती की कोशिकाओं में कम होती है, अर्थात इसकी हाइड्रोजन की मात्रा यदि कोशिकाओं में बढ़ जाए तो विसरण क्रिया, आपको मालूम है कि वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड जो है विसरण क्रिया के माध्यम से पत्ती की कोशिकाओं के अंदर प्रवेश करती है। तो अपचायक हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा बढ़ जाने से दिन में ही, आपको ये भी मालूम है कि स्टोमेटा जो है दिन में खुले रहते हैं, तो हाइड्रोजन की अपचायक मात्रा बढ़ जाने से क्या होता है कि दिन में ये जो स्टोमेटा के छिद्र है ये बंद हो जाते हैं। स्टोमेटा के छिद्र बंद हो जाने से बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड का पत्ती की कोशिकाओं में विसरण क्रिया के माध्यम से आना बंद हो जाता है। फलस्वरूप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में व्यवधान उत्पन्न होता है। पांचवा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सीधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की दर को प्रभावित नहीं करता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वायुमंडल में यदि कभी ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ जाए तो उस स्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की दर घट जाती है। अर्थात वायुमंडल में ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ जाने से पत्ती से निकलने वाली जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो कम मात्रा में निकलती है, तो ये परोक्ष रूप से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर व्यवधान उत्पन्न करते हैं। अब हम देखें कि पौधे की पत्ती में आंतरिक कारक कौन कौन से होते हैं। इन आंतरिक कारक में पहला है हरित लवक, जिसको हम क्लोरोफिल के नाम से जाने जाते हैं। क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उसकी दर को बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करते हैं, लेकिन एक बात निश्चित है कि इसके बगैर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होना संभव नहीं है। मतलब इस हरित लवक के अभाव से पत्ते में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो सकती। दूसरा है पत्ती की संरचना। हमने ये देखा कि पत्तियां जो है यदि
सीधा और सरल होता है तो ऐसे पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया की दर बढ़ जाती है। यदि पत्ती इस प्रकार से मुड़ी हुई है और पत्तियां जो है मुड़ी और संयुक्त किस्म का है, संयुक्त पत्ते दो प्रकार के होते हैं, सरल और संयुक्त। संयुक्त किस्म का है तो इसमें प्रकाश संश्लेषण की कौन सा ऐसा ना वाला ऐसे, ठीक है ठीक है, चलो बराबर। तो ये जो मुड़ी हुई पत्तियां होती है इस पे एक तो आप समझ सकते हैं कि प्रकाश की किरणें पर्याप्त रूप से इसमें नहीं पहुंच पाता है। इसमें जो स्टोमेटा होते हैं, छिद्र, ये भी पत्ती की मुड़ी होने के कारण छिप जाते हैं, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की दर इसमें सरल पत्ती की तुलना में कम होती है। इसके पश्चात हम देखें जीव द्रव्य कारक। आपको पहले ही बता चुके हैं कि पत्तियों में इसकी आंतरिक रचना को यदि हम देखें तो इसमें इस प्रकार से पैरेन्काइमा होते हैं। ये बाह्य त्वचा, ये पेलिसेड, पैरेन्काइमा, काइमा, इसके नीचे इस प्रकार से गोल रचनाएं होती है। पहले आंतरिक रचना में हम आपको बता चुके हैं। इन दोनों प्रकार की जो कोशिकाएं हैं इसमें क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होते हैं। अर्थात पत्ते में और भी उत्तक होते हैं, कोशिकाओं के समूह होते हैं। उन कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट का अभाव होता है। क्लोरोप्लास्ट के अभाव होने से उन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। आपको मालूम है कि इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोप्लास्ट के अंदर किस भाग में संपन्न होती है, ये भी आपको पता चल गया कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेना, जहाँ प्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है, और स्ट्रोमा जहाँ अंधकार प्रकाशिक क्रियाएं संपन्न होती है। दो क्रियाएं मिलकर अंत में जटिल कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। इसके पश्चात हम ये देखें कि इस अध्याय को, इस पाठ को हमें क्यों पढ़ना चाहिए था। इस पाठ को पढ़ने से हमें क्या लाभ मिला या क्या लाभ मिल सकता है। पहला, इस पाठ को पढ़ने से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड तथा वायुमंडल में ऑक्सीजन, आपको मालूम है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती की कोशिकाओं में जाती है, बदले में ऑक्सीजन जो है वायुमंडल को प्रदान करती है। ऐसा माना जाता है कि वायुमंडल से जितने परिमाण में कार्बन डाइऑक्साइड हरे पौधे ग्रहण करते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए, उतने ही परिमाण में अब वायुमंडल को ये ऑक्सीजन गैस प्रदान करते हैं। इससे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का वातावरण में संतुलन बना रहता है। इसमें प्रमुख बिंदु यदि हम देखें कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया
2 चरणों में संपन्न होती है। पहला प्रकाशिक अभिक्रिया, दूसरा अप्रकाशिक अभिक्रिया। आपको ये भी पता हो गया है कि प्रकाशिक अभिक्रिया को हील अभिक्रिया कहा जाता है और अप्रकाशिक अभिक्रिया को केल्विन चक्र या C3 चक्र भी कहा जाता है। C3 चक्र कहने का ये तात्पर्य है कि अंधकार अभिक्रिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन से जो पहला उत्पाद बनता है उसमें कार्बन परमाणु की संख्या 3 होती है, इसलिए इसको C3 चक्र के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा, प्रकाश ऊर्जा को ये रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित। जैसे जैसे पौधे की कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट C6H12 की मात्रा बढ़ती जाती है, अर्थात पौधे की कोशिकाओं में शुष्क भार में वृद्धि होती जाती है। तीव्र प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण या संश्लेषण क्रिया रुक जाती है, जिसे सोलेराइजेशन कहा जाता है। और अंधकार अभिक्रिया में फास्फेट युक्त यौगिक का निर्माण होता है। इसे फोटोफॉस्फोरिलेशन क्रिया कहते हैं। बच्चे, इस चैप्टर से हमें काफ़ी कुछ जानने को मिला, नई चीज़, नई तकनीक, कार्यविधि, क्रियाविधि। बस इसके साथ ये चैप्टर प्रकाश संश्लेषण का समाप्त होता है। धन्यवाद।